जी स्टूडेंट स्टार्ट कीजिए। Assalamu alaikum. This is me, Arina Aftab, is here to present our presentation, case study on smallpox outbreaks. The rest of our members are Uruj Amjad, Kainat Latif, Nisha Tig, Nadia, and Jawad Khan. Next slide. First of all, you have to know about what is smallpox. Smallpox क्या है? Smallpox ये एक वबाई बीमारी है जो कि इसके दो वायरस इसके वेरिएंट से एक वेरियोला मेजर है और दूसरा वेरियोला माइनर है। और वेरियोला वायरस का जो एजेंट है वो जेनस ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो कि पॉक्सविरिडाई फैमिली में है। स्मॉल पॉक्स है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी कि एक जानलेवा बीमारी है जिसमें इसके पस ब्लिस्टर्स यानी कि जो जो छाले होते हैं उसके अंदर पस भर जाती है, यानी कि पूरी बॉडी में उभरने लगती है। और जितने भी स्मॉल पॉक्स के जो सर्वाइवर्स हैं उनके यानी कि बॉडी पे परमानेंट स्कार्स हो जाती है, यानी कि मुस्तकिल तौर पर, यानी कि लाइफ टाइम रहते हैं लार्ज एरियाज पे, जैसे कि खास तौर पे फेस पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओरिजिन ऑफ स्मॉल पॉक्स। द ओरिजिन ऑफ स्मॉल पॉक्स इज अननोन, ये हमें नहीं मालूम है ये कहाँ कैसे शुरू हुआ, लेकिन हमें जब ये मालूम हुआ कि जो इजिप्शियन ममीज से जो रैशेस हमको जो मिले हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 3000 साल पुराने हैं। और स्टार्टिंग में जब इसकी जो डिस्क्रिप्शन आई इस डिजीज की, स्मॉल पॉक्स अपीयर हुई चाइना में 4th सेंचुरी, जिसे हम कॉमन एरा भी कहते हैं। उसके बाद ये डिजीज अपीयर हुई इंडिया में 7th सेंचुरी में, फिर उसके बाद एशिया में ये माइनर डिजीज हुई 10th सेंचुरी में। नेक्स्ट स्लाइड। Highlights from history. 6th century, increased trade with China and Korea brings smallpox to Japan. 7th century, Arab expansion spreads smallpox into northern Africa, Spain and Portugal. 11th century, Crusades further spread smallpox in Europe. 15th century, Portugal occupies part of Western Africa, bringing smallpox. 16th century, European settlers and the African slave trade import smallpox into the Caribbean, Central and South America. 17th century, European settlers bring smallpox to North America. 18th century, explorers from Great Britain bring smallpox to Australia. Next slide. Early अब हम इसके अर्ली कंट्रोल एफर्ट्स हम देखते हैं। स्मॉल पॉक्स बहुत टेरिबल डिजीज, ये एक खतरनाक बीमारी है। अगर हम इसका एवरेज देखा जाए, यानी कि हर 10 में से 3 लोग इससे जान से हाथ धो बैठते हैं। और जो इसके जो सर्वाइवर्स हैं उनके यानी कि फेस पे या बॉडी पे हमेशा के लिए स्कार्स रह जाते हैं। सही है। वन ऑफ द फर्स्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग स्मॉल पॉक्स रेगुलेशन, इसका जो कंट्रोल इस बीमारी को जो कंट्रोल करने का जो पहला मेथड है उसे हम वेरियोलेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस का नाम है जिसे स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस कहते हैं। ड्यूरिंग वायरोलेशन जो यानी कि वायरोलेशन के दौरान जो लोग कभी स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज नहीं हुए थे, जो उनके जो पस्टूल से उसके अंदर मटेरियल डाला, यानी कि लिक्विड इंसर्ट किया उनके आर्म में और या फिर उन्होंने इनहेल किया नोज के थ्रू, वेरियोलेशन के बाद यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर स्मॉल पॉक्स के जो ना सिम्टम्स अपीयर होने लगे, डेवलप होने लगे, जैसे कि फीवर हुआ, रैशेस हुए। और उसके बाद यानी कि कुछ यानी कि लोग की डेथ हो गई वेरियोलेशन से। फिर उसके बाद ये जैसे कि ये जो डिजीज है ये नेचुरली हुई हो। आई वुड लाइक टू कॉल सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। विरुलेंस फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ये एक pathogen's ability to infect or damage its host tissue in treatment of various factors.
एक पैथोजेंस की एक एबिलिटी होती है जो होस्ट टिश्यूज को इन्फेक्ट करे और या फिर डैमेज करे, विरुलेंट फैक्टर्स कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बैक्टीरिया और वायरस से सिंथेसाइज होते हैं और ये जीनोम में इनकोडेड होते हैं और ये एनवायरनमेंट से ये यानी कि एनवायरनमेंट से भी ये ट्रांसमिसिबल होते हैं ये genetic elements. These includes are adhesins proteins, several enzymes, toxins include endotoxins and exotoxins, capsules, protein coat, viral and capsid, etc. Now I would like to call Uruj Amjad to continue our presentation. So now we talk about the case study on smallpox. Virulence factor of smallpox. Smallpox के virulence factors कौन-कौन से होते हैं? Virulence factors make an organism dangerous. Virulence factor जो होते हैं organism को dangerous बनाते हैं. There are two non-virulence factor in variola major that help the virus evade the human immune system. दो virulence factor होते हैं variola major के जो help करते हैं virus को human immune system में evade करने में. और जो दो वेलेंस फैक्टर होते हैं, the first one is smallpox inhibitor of complement enzyme and second one is secreted chemokine binding protein type 2. Firstly discuss spice. ये फर्स्ट प्रोटीन होती है जिसे स्पाइस कहते हैं, स्मॉलपॉक्स इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंजाइम कहलाता है, विच हेल्प द वायरस इवेड डिटेक्शन, जो हेल्प करता है वायरस के डिटेक्शन में और इसको डिस्ट्रक्शन करवाने में, बाय इनएक्टिवेटिंग की प्रोटीन्स अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी कहते हैं. ये इनएक्टिवेट कर देता है प्रोटीन्स को. एंड सेकेंड वन इज सिक्रेटेड कीमोकिन बाइंडिंग प्रोटीन. ये सेकंड विरुलेंस फैक्टर होता है, सिक्रेटेड कीमोकिन बाइंडिंग प्रोटीन टाइप 2, ब्लॉक सिग्नल्स दैट कॉल फॉर मोर इम्यून सेल्स एंड प्रोमोट इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जो कि सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है इम्यून सेल्स के एंड प्रोमोट करवाते हैं इन्फ्लेमेशन को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. The vaccinia virus used for smallpox vaccination. Vaccinia virus को यूज किया जाता है smallpox के vaccination के लिए as a protein that are similar to both spice and SKBP2. ये less potent होता है. These support the idea that spice and SKBP2 are key factors for variola major virulence. Vaccination. Smallpox was also one of the first disease to be controlled by vaccine. Smallpox पहली ऐसी disease है जिसको वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया गया. In 1796 एक इंग्लिश फिजिशियन, his name is एडवर्ड जेनर, उनकी मुलाकात एक मिल्क मेड से होती है और उस मिल्क मेड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनने को मिलता है जो कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ, जिसमें मिल्क मेड ने ये बताया कि वो पर्सन कभी भी स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हो सकता जो काउ पॉक्स से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो. देन एडवर्ड जेनर ने इस पर स्टडी शुरू की. उन्होंने अंडर स्टडी ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी लोग काउ पॉक्स से सफर कर रहे थे उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स इन्फेक्ट नहीं हुआ. तो एडवर्ड जेनर ने एक यंग मिल्क मेड को अप्रोच किया जिसका नाम था सारा नेल्मेस, जिसको फ्रेशली आम पर काउ पॉक्स लीजन हुए थे. एडवर्ड जेनर ने सारा नेल्मेस के आम पर लीजन में कट किया और फिर उन्हें इनोकुलेट करवा दी एक 8 साल के बच्चे में जिसका नाम था जेम्स फिश, जो कि उनकी गार्डनर का बेटा था. जिसके रिजल्ट में ये आया कि जेम्स फिश को पहले तो कुछ दिन तक फीवर रहा लेकिन वो कंप्लीटली रिकवर कर गया. आफ्टर 2 मंथ उन्होंने दोबारा से लीजन को इंजर्ट करवाया, लेकिन इस बार जो लीजन थे वो स्मॉल पॉक्स वाले थे, जिसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि जो लड़का था उसे कोई भी डिजीज जो है वो डेवलप नहीं हुई. इस तरीके से एडवर्ड जेनर की इस वैक्सीन ने स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट किया. स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम. अच्छा, स्मॉल पॉक्स का खात्मा किस तरीके से हुआ? इन 1959 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड अ प्लान
टू राइट द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल पॉक्स। 1959 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान तैयार किया स्मॉल पॉक्स से खात्मे के लिए। अनफॉर्चुनेटली दिस ग्लोबल इरेडिकेशन कैंपेन सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ फंड। उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा फंड की वजह से, और एंड कमिटमेंट ऑफ कंट्री से कमिटमेंट ना होने की वजह से, एंड शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, इतनी एफर्ट्स के बावजूद स्मॉल पॉक्स वाज स्टिल वाइड स्प्रेड इन 1966। स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया 1966 में, और इसका बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में। Intensified eradication program began in 1967। 1967 में completely eradication हुई स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका से 1952 में एलिमिनेट हुआ, और यूरोप से 1953 में। और इसके बाद ये जो प्रोग्राम थे ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया। 1971 में इसकी बिल्कुल एरेडिकेशन हो गई साउथ अमेरिका से, एशिया में 1975 में हुई, अफ्रीका में 1977 में। Last case of smallpox in late 1975, 3 years old Rahima Bano from Bangladesh was the last person in the world to have naturally acquired variola major। 1975 में 3 years old Rahima Bano जो बांग्लादेश से रिलेट करती हैं, वो लास्ट पर्सन थी जिन्हें वायरला मेजर जो है वो इनफैक्ट शी वाज आल्सो द लास्ट पर्सन इन एशिया टू हैव एक्टिव स्मॉल, वो एशिया की भी लास्ट पर्सन थी जिन्हें स्मॉल पॉक्स जो है वो कॉज हुआ था। शी वाज आइसोलेटेड होम, उन्हें होम घर में जो है वो आइसोलेट कर दिया गया 24 आवर्स के लिए, और उनके घर के बाहर जो है वो गार्ड निगरानी करते थे जब तक वो बिल्कुल ही रिकवर नहीं हो गई। Then Janet Packer was the last person to die of smallpox। Janet Packer वो last person थे जिनकी डेथ हुई smallpox से 1978 में। Janet Packer जो थे मेडिकल फोटोग्राफर थे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी बिर्मिंघम यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के। She worked one floor above the medical microbiology department where staff and students conducted smallpox research। और वो काम कर रहे थे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में, वहाँ के स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ जिनकी रिसर्च चल रही थी स्मॉल पॉक्स पर। 11 अगस्त को वो बीमार हुए, और 15 अगस्त को उनकी बॉडी पे रैशेस डेवलप होना शुरू हुए, लेकिन उन्हें डायग्नोस नहीं हुए वो स्मॉल पॉक्स से, और 9 दिन बाद 11 सितंबर 1978 को उनकी डेथ हो गई। एंड इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट, इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि जेनेट पैकर जो थे, जब उनको इन्फेक्शन कॉज हुआ तो वो एयरबोर्न रूट के जरिए हुआ था, जो कि मेडिकल स्कूल की जो बिल्डिंग थी जहाँ पे रिसर्च चल रही थी स्मॉल पॉक्स की, वहां से उनको डायरेक्ट जो है वो एयरबोर्न रूट के जरिए जो इन्फेक्शन कॉज हुआ, जब वो विजिट कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के कॉरिडोर में तो उनको इन्फेक्शन कॉज हुआ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट नेक्स्ट प्रेजेंटर जवाद खान। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह जवाद, माशाअल्लाह। My voice is clear, I Yes. hope. Yes. Please tell me my voice is clear. Yes, Jawad, continue. So I will start my presentation part, which is world free of smallpox। जी यानी कि स्मॉल पॉक्स से पाक वर्ल्ड दुनिया। तो almost 2 centuries after Janet Hoop, vaccination could inhibit smallpox। यानी कि ये बीमारी बहुत पुरानी थी, इसको डिक्लेयर किया जा रहा था कि ये जो है इजिप्टियन ममीज के अंदर भी इस बीमारी को देखा गया था। तो ये बीमारी डिक्लेयर किया जा रहा था कि 200 साल तकरीबन पुरानी बीमारी है ये। और जो है जेनर ने जब वैक्सीन बनाई तो उसने होप किया कि अब 200 साल बाद ये बीमारी लगता है कि मेरी वैक्सीन से ये सही हो जाएगी, ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। The 23rd World Health Assembly declared that world free of this disease on May which 23rd असेंबली हुई थी एक वर्ल्ड की,
हेल्थ की असेंबली हुई थी, उसमें अंदर इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि इस बीमारी का अब खात्मा हो चुका है, जो कि ये बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो इस बीमारी का खात्मा हो चुका है और ये जो है हमारे ये जो है बहुत ही एक बिगेस्ट अचीवमेंट थी इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है एयरबॉर्न रूट आ जाता है। तो एयरबॉर्न रूट के अंदर ये जो बीमारी थी, ये जो वायरस था, ये एयरोजोल के जरिए फैल रहा था। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि भाई जैसे जो वायरसेस जो कि हवा के जरिए फैलते हैं, बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं और जो है बहुत तेज़ी के साथ लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एयरोजोल के जरिए फैल रहा था ये वायरस। इसी इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हुए और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। फिर उसके बाद इसको देखा गया कि ये पर्सन टू पर्सन भी फैलने लगा। पर्सन टू पर्सन किस तरीके से फैलने लगा कि जिस बंदे को ये बीमारी हुआ करती थी तो उसको रैशेस डेवलप हो जाया करते थे, उसके स्किन पे इसका दाने हो जाया करते थे, छाले हो जाया करते थे। तो उन छालों में से जो अपना पस निकलती थी, तो उसकी वो अगर किसी और को कांटेक्ट हो जाती थी तो उसकी वजह से भी ये इसके इसके फैलने का नतीजा होता था इस बीमारी के। और जो है और जब कोई पर्सन छींकता था या खांसता था, जैसे कि ये एरोजोल बीमारी थी, तो इसी इसी की वजह से जो है ड्रॉपलेट्स एयर में जाते थे और इसकी वजह से जो है ये बीमारी फैलती थी। फिर उसके बाद जो है ये इसको देखा गया कि हॉस्पिटल में भी ये इसका जो है आउटब्रेक हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो कि पेशेंट्स होते थे वो छींकते थे और खांसते थे, तो जिसके नतीजे में इस बीमारी को फैलता हुआ देखा गया। जैसे कि आपको मालूम ही है ये हाईली इन्फेक्शियस बीमारी थी। तो अगर हम इसके इन्फेक्शियस मटेरियल के बारे में बात कर लें तो इन्फेक्शियस मटेरियल में सिलाइवा आ जाता है। सिलाइवा के ज़रिए इसको देखा गया कि ये बीमारी सिलाइवा के ज़रिए भी फैली। वेजिकुलर फ्लूइड बेसिकली बोलते हैं, पस को बोलते हैं, जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के साथ मौजूद होता है। देखा ही होगा आपने, आमतौर पे जब छाले निकलते हैं तो वो उसके अंदर पस जब बन जाती है तो वो येलोइश कलर का एक फ्लूइड होता है और उसके साथ फिर खून भी निकलता है। तो वेजिकुलर फ्लूइड के जरिए भी इसको देखा गया कि ये बीमारी दूसरों के अंदर ट्रांसमिट हुई। स्कर्व स्कर्व यानी कि जो कि बंदों के अंदर रैशेस होते थे, रैशेस डेवलप होते थे और फिर जो है उनके अंदर रैशेस डेवलप होने के बाद जब वो फट जाया करते थे तो उसका जो पस निकलता था वो लोगों के अंदर जब दूसरे लोगों को ट्रांसमिट होता था तो उसकी नतीजे में भी ये बीमारी ट्रांसमिट होती हुई दिखाई दी। यूरिन के जरिए भी इस बीमारी को ट्रांसमिट होते हुए देखा गया पर्सन टू पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर। और कं कंजंक्टिवल फ्लूइड असल में इस फ्लूइड को बोलते हैं कि जो जब ये बीमारी किसी पर्सन को होती थी तो ये बीमारी आंखों पे भी असरअंदाज करती थी। तो आंखों पे असरअंदाज जब होता था इसका तो आंखों में भी वही वाला उसी तरीके का होता था कि पस जो है वो आंखों में भी आना शुरू हो जाया करती थी और वो पस फिर आंखों से भी निकलना शुरू हो जाया करती थी। तो कंजंक्टिवल फ्लूइड से भी इसको देखा गया कि ये बीमारी फैलने लगी। और ब्लड के ज़रिए भी जो है पॉसिबल रहा कि ये बीमारी के ब्लड के ज़रिए भी फैल रही है, क्योंकि उस वक्त जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो थी नहीं और जो है निडल्स वगैरह और ये सब चीज़ें वगैरह जो है ना ये ऐसे ही डाल दी जाती थी, फेंक दी जाती थी। तो जब दूसरों का ब्लड का कांटेक्ट होता था तो उसकी वजह से उसके नतीजे में भी बीमारी फैलती हुई दिखाई दी। नेक्स्ट। नाउ साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात कर ली जाए, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले इनिशियली सिम्टम्स की बात करें अगर हम, तो इनिशियली सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले इसके अंदर होता है हाई फीवर। अब आप लोगों को
बहुत सारे लोगों को तो शायद मालूम होगा कि हर बीमारी के अंदर ये फीवर किधर से आ जाता है, कि फीवर ही आ जाता है हर बीमारी के अंदर। तकरीबन हर बीमारी के अंदर होता है ये फीवर, लेकिन फिर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए बता देता हूँ कि हाई फीवर क्यों होता है। बेसिकली हाई फीवर इसलिए होता है कि जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर देता है। वो इसलिए हाई करता है कि एक तो वायरस हमारे अंदर या बैक्टीरिया हमारे अंदर जा चुका है, उससे तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ होता है, तो इसीलिए कोई दूसरा वायरस या कोई दूसरा बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जाए, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया के ऑप्टिमल टेम्परेचर होते हैं जो कि इंसान के नॉर्मल टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर के मुताबिक होते हैं। जैसे कि 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली वायरस और बैक्टीरिया और ये फंगस जो है ग्रो कर जाते हैं। तो इसी वजह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम दूसरे बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकने के लिए हमारे टेम्परेचर को हाई कर देता है, जिसके नतीजे में हमारा हमें हाई फीवर महसूस होता है। तो इसके बाद यहाँ अगर हम बात करें कि हेड एंड बॉडी एक, यानी कि हाँ, हाँ, सर में और जो है बॉडी में पेन दिखाई देता है। ठीक है, इस बीमारी के जो सिम्टम है, सर में और बॉडी में पेन होता है। तो उसके बाद सम टाइम वॉमिटिंग भी हो जाती है, वॉमिटिंग करता है पेशेंट। और एट दिस टाइम, इस टाइम पे जो है वो पीपल आर यूजुअली टू सिक एंड टू कैरी ऑन देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, यानी कि इस टाइम पे, इस स्टेज पे जो है वो इस बीमारी की वजह से लोग बहुत सिक हो जाया करते थे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज भी जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। अच्छा जी, अगर हम अब इसके अर्ली रश के बारे में बात कर ली जाए तो अर्ली रश, a rush start as a small red spot on the tongue and in the mouth। अच्छा जी, रेड स्पॉट जो है वो अर्ली रशेज जो होते थे इसके, वो रेड स्पॉट्स बन जाया करते थे टंग पे और माउथ पे। ठीक है, और दीज स्पॉट चेंजेस इनटू sores that break open and spread large amount of virus into the mouth and throat। अच्छा जी, अब ये जो रेड स्पॉट्स बन जाया करते थे, ये रेड स्पॉट जो है वो ब्रेक हो जाया करते थे, यानी कि फट जाया करते थे, और लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मिकदार में वायरस जो है वो हमारे मुंह के अंदर और थ्रोट के अंदर फैल जाया करता था। द पर्सन कंटिन्यू टू हैव हाई फीवर, यानी कि वही बात आ गई कि पर्सन को जो है वो हमें कंटिन्यू ही रहता था, हाई फीवर कंटिन्यू रहता था। नेक्स्ट, पॉस्चुलर रैशेस एंड स्कर्व। अच्छा जी, पॉस्चुलर रैशेस एंड स्कर्व क्या चीज़ है? द द सोर्स बिकम पॉस्चुलर पॉस्चुलस, यानी कि जो सोर्स होते थे, वो जो रैशेस, अर्ली रैशेस बने थे, उस वो जो है उसके अंदर पस बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें हमने देखा कि भाई ये राउंड कलर के होते हैं, ये जो दाने बनते हैं, अब ये छाले बनते हैं, ये राउंड कलर के देखे गए हैं, मटर की तरह, मटर के लाइक देखे गए। तो पस बनना स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। आफ्टर अबाउट 5 डेज ये जो अपने मेरे पास बनी है, ये अब इसमें एक लेयर आना शुरू हो जाती थी, लेयर आना शुरू हो जाती थी, जिसकी नतीजे में जो है ये इसमें खारिश पैदा हो जाया करती थी। फिर उसके बाद जो है बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक आफ्टर रैशेज अपीयर, मोस्ट ऑफ द सोर्स हैव स्केप्ड ओवर। अब क्या है कि जब इस पे खारिश होना शुरू हो जाया करती थी, तो उसकी जो लेयर बनती थी, तो वो उस खारिश की वजह से जो दाने जो थे वो छाले जो थे वो फट जाया करते थे, और उसका जो स्क्रैप जो थे, ये दाने जो थे वो झड़ना शुरू हो जाया करते थे। स्क्रैप फॉल ऑफ।
scalp fall off. The scalp began to fall off, leaving mark on the skin. अब खारिश की वजह से बंदा जो है वो अपना जो है इसको खारिश करता था, और जिसकी वजह से ये जो दाने थे ये फॉल ऑफ हो जाया करते थे, यानी कि झड़ जाया करते थे और स्किन पे मार्क छोड़ जाया करते थे। 3 weeks after the rashes appear, most scabs will have been falling off. यानी कि 3 वीक्स के अंदर अंदर काफ़ी सारे रैशेस जो अपेयर हुए होते थे वो काफ़ी सारे रैशेस झड़ जाया करते थे 3 वीक के अंदर। नेक्स्ट, अच्छा जी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात अगर कर ली जाए इसकी, अल्लाह ओ आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है? सॉरी इंटरप्शन के लिए सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब मेरी तो इसीलिए इंटरप्शन हुई। ओके, कंटिन्यू। नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर देयर आर वैक्सीन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमें स्मॉल पॉक्स के जरिए, स्मॉल पॉक्स से। Currently, the smallpox vaccine is not recommended for the general public. जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, जैसे अभी आजकल कोरोना वैक्सीन चल रही है तो वो करंटली जो है वो अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे। हमारी खुद हेल्थ के जो मिनिस्टर्स हैं वो रिकमेंड नहीं कर रहे कि वो लोग उसको वैक्सीन को लगाएं। पता नहीं क्या डर खौफ फैलाया हुआ है कि लोग 2 साल के अरसे में मर जाएंगे, जो नहीं लगवाएगा वो मर जाएगा, जो लगवाएगा वो मर जाएगा, पता नहीं क्या है। लेकिन उस वक्त भी ऐसा ही था कि करेंटली जो है वो इसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा था कि ये जनरल पब्लिक को लगाई जाए ये वैक्सीन। लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनको थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है, तो उस वक्त जो है अर्ली स्टेजेस पे ये वैक्सीन जो है वो किसमें डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को लगाई गई। फिर उसके बाद वाइल सम एंटीवायरल ड्रग मे हेल्प ट्रीट स्मॉल पॉक्स डिजीज, और एक कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं जो कि स्मॉल पॉक्स की ये डिजीज को ट्रीट करने के काम आ रही हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन। Smallpox can be prevented by the smallpox vaccine, also called वैक्सीना वायरस वैक्सीन। अच्छा जी, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो उसको वैक्सीना वायरस वैक्सीन कहा जाता है। द वैक्सीन इज मेड ऑफ वायरस कॉल्ड वैक्सीना। वैक्सीना वायरस से ये वैक्सीन तैयार की गई है। और इफ़ यू गेट द वैक्सीन बिफोर कॉन्टेक्ट विद द वायरस, यानी कि अगर आप इसको वायरस के कांटेक्ट से पहले अगर इस वैक्सीन को लगवाएंगे तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको बीमार भी नहीं होने देगी। ठीक है, कोई सिम्टम भी नहीं आएगा, बीमार भी नहीं होने देगी। अगर आप इसको 3 दिन के अंदर लगवाएंगे, वायरस के एक्सपोजर के 3 दिन के अंदर लगवाएंगे तो ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट तो करेगी, लेकिन क्या है कि आप थोड़े बहुत बीमार हो जाओगे क्योंकि आपको वायरस का एक्सपोजर हो चुका है, तो आप थोड़े बहुत बीमार हो जाओगे। लेकिन अनवैक्सीनेटेड पर्सन से फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर होगा। अगर इस वैक्सीन को 4 to 7 डेज के अंदर लगवाया जाए आफ्टर एक्सपोजर, तो फिर भी ये वैक्सीन वर्क करेगी, बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन इफ़ यू यानी कि वही बात है कि सिम्टम्स आएंगे क्योंकि आपको एक्सपोजर हो चुका है, और जो इसमें आप थोड़ा बहुत सिक भी दिखाई दोगे, लेकिन क्या है कि अनवैक्सीनेटेड पर्सन से आप काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। लेकिन इसमें क्या है कि जब आपको स्मॉल पॉक्स के रैशेज अपीयर हो जाएंगे फिर उसके बाद इस वैक्सीन का कोई काम नहीं रह जाएगा, ये वैक्सीन कोई असरअंदाज नहीं होगी। नेक्स्ट, तो
एंटीवायरल ड्रग की अगर बात कर ली जाए तो एंटीवायरल ड्रग्स इन जुलाई 2018 द FDA अप्रूव टिकोवेरिमेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि FDA ने जो है अप्रूव किया है जुलाई 2018 में टिकोवेरिमेट, जो कि एंटीवायरल ड्रग है ट्रीट करने के लिए स्मॉल पॉक्स को। लेबोरेटरी टेस्ट किए गए तो टिकोवेरिमेट हैज़ बीन शोन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ वायरस, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट अगर जब किए गए तो इसमें देखा गया कि स्मॉल पॉक्स के वायरस की ग्रोथ को ये रोक रही है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है स्मॉल पॉक्स के वायरस के लिए, स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखाई दी गई। और जो जानवरों के अंदर जो बीमारी होती है काउ पॉक्स जैसे बीमारी, इसकी सिमिलर बीमारी है, उसके अंदर भी इसको काफ़ी हद तक असरअंदाज देखा गया इस वाली टिकोवेरिमेट को। Teicoverimate has not been tested in the people who are sick with smallpox, क्योंकि ये बीमारी अब दुनिया में से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा 2018 में टिकोवेरिमेट बनी थी, तो इसलिए जो है अभी तक कोई इसका जो एक्टिव केस जो स्मॉल पॉक्स का है उसके अंदर इसको नहीं आजमाया गया है एंटीवायरल ड्रग को। तो उसको क्योंकि स्मॉल पॉक्स है नहीं अब, तो इसीलिए कोई एक्टिव केस के अंदर इसको नहीं आजमाया गया। बट इट हैज़ बीन गिवन टू हेल्दी पीपल, लेकिन इसको हेल्दी पीपल्स के अंदर फिर भी एहतियातन देते हैं ताकि जो है इस वायरस से बचा जा सके। इन लेबोरेटरी टेस्ट Cidofovir and Brincidofovir have also been shown the stop the growth of this virus। तो ये दो एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं जिस जिस जो जो देखा गया कि ये भी इस वायरस की ग्रोथ को रोक रही हैं और जो है ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं ट्रीट करने के एनिमल्स के अंदर, जो कि वायरस जो कि काउपॉक्स का वायरस है सिमिलर, और जो कि इंसान के अंदर जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है उसके अंदर काफ़ी हद तक इसको देखा गया कि ये बहुत ही असरअंदाज रही हैं ये तीनों एंटीवायरल ड्रग। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हम लोगों की प्रेजेंटेशन को सुना। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं।